तो मान लें एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एम मास का, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो मान लो इस ब्लॉक में पूछे कि बताओ मैं कितना मिनिमम फोर्स लगाऊं कि ये ब्लॉक चलना चालू हो जाए, तो कितना मिनिमम फोर्स लगाएंगे, तो मान लो ये ऐसा एंगल लगाएंगे, तो कितने एंगल पे लगाएंगे सर? तो मैं यदि डायरेक्ट बोल दूं कि सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे यदि आप फोर्स लगाओगे तो आपका जो फोर्स का आंसर आएगा वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। ये क्या है, ये यहां से एफ मिनिमम क्या आएगा, बोला था यार, तो एम जी साइन थीटा, यार तो एम जी साइन थीटा यानी तो म्यू एम जी 1 प्लस म्यू, और कंडीशन क्या था, tan थीटा इक्वल टू म्यू, tan थीटा इक्वल टू थीटा क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये कल बता दिया तुम लोगों को? यस सर, बताया था। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक लिख, एंगल ऑफ रिपोज। एक मिनट इस पे न्यूमेरिकल्स पढ़ाया था तुमने इस टॉपिक पे अभी जो पढ़ाया? नहीं 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 नहीं। एक मिनट, आज थोड़ा सा रफ्तार तेज रखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा तुम लोग साथ देना, तो फिर मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा जल्दी में नहीं बन रहा तो तुरंत बोलना सा नहीं बन रहा है, तो फिर मैं तुरंत सॉल्व करूंगा, वरना फिर कल एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा तुम्हें। मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 0.75। क्वेश्चन है सबसे पहला कि एट व्हाट एंगल फोर्स शुड बी अप्लाइड। फर्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल फोर्स शुड बी अप्लाइड for force to be minimum, force to be minimum। और next है find the magnitude of minimum force, find the magnitude of minimum force। जल्दी बता दो ये आंसर। थीटा 37। थीटा 37, ठीक है। दूसरा मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 16 न्यूटन। चलो यहाँ देखो सही है, आ गया सबका आंसर। ये अभी तो ये जस्ट अभी बताया ना कि मान लो एक ब्लॉक है, इसे पूछ रहे कि कितने एंगल पे फोर्स, कितना एंगल पे फोर्स लगाऊं ताकि वो फोर्स मिनिमम हो। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कितने एंगल पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कंडीशन क्या है, tan थीटा इक्वल टू म्यू। तो सर tan थीटा इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना है, 0.75 मतलब 3/3। थीटा का वैल्यू 3/4 कहां पे होता है, tan थीटा का वैल्यू 37 डिग्री पे कहां पे होता है, 37 डिग्री। कितना आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया 37। फिर क्या है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स। तो दो फॉर्मूला ऑलरेडी बताया है, तो मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला क्या याद रखो, mg sin थीटा। ये कैसे आया वो मैं बाद में बता दूंगा, यदि अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, फिर आगे क्वेश्चंस में नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट ये याद रखो, जब मैं मंडे को क्लास लूंगा तो ये चीज मुझे याद दिला देना कि सर ये mg sin थीटा कैसे आया था, ये चीज मुझे मंडे को याद दिला देना, लिख लेना कोई भी। तो mg sin थीटा यार दूसरा फॉर्मूला क्या बताया, mg 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इन दोनों में कोई भी लगा दो,
तो सेंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा mg कितना है 300, साइन 37 3/5 तो 60 60 आता है। सॉल्व कर लो, ये सिर्फ सॉल्व करोगे तो 0.75 into 100 1 minus 3/4 का होल स्क्वायर। इससे भी सॉल्व करोगे, इससे भी 60 हो जाएगा, इससे भी 60 सर माइनस क्या प्लस? मैंने अच्छा सॉरी 1 प्लस, ठीक है। यस सर। चल रहा करो इसको। यस। एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू है, और ये थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है माने 30 डिग्री दिया हुआ है। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये ब्लॉक अभी स्टेशनरी है, ये ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक अभी स्टेशनरी है। क्वेश्चन है इफ द ब्लॉक इज स्टेशनरी find the force acting on the body, find the force acting on the block by the inclined plane, by the inclined plane। चलो जल्दी बताओ मुझे। कितना होगा? कितना होगा? mg sin 30 mg sin 30। sin 30। एक मिनट को मैं ऑप्शन देता हूँ तुम्हें। थर्ड ऑप्शन। हाँ कौन सा होगा? कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन। किसी को डाउट इसमें? नो नो सर। ठीक है, रख लो इसको, रख लो इसको। हाँ सर। वो रीजन बताओ सब। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि फ्रिक्शंस के क्वेश्चंस में तुम्हें कंसेप्ट आएगा, क्वेश्चन सही से पढ़ना। मैंने क्या पूछा था? फोर्थ ऑप्शन। UMG cos theta। UMG cos थीटा। अभी भी गलत बता रहे हो तुम लोग, सेकेंड ऑप्शन। अभी भी तुम लोग गलत बता रहे हो। क्वेश्चन क्या पूछा ये रीड करो सबसे पहले। क्वेश्चन पूछा है इफ द ब्लॉक इज स्टेशनरी, मतलब ब्लॉक नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक यदि नहीं चल रहा है तो तुमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब कौन सा mg। है इंक्लाइंड प्लेन पे, मतलब तुमसे कांटेक्ट फोर्स पूछ रहा है। वो कांटेक्ट फोर्स कैसे निकालते हैं? नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स का √n² + f²। तो सबसे पहले क्या काम है? नॉर्मल फोर्स निकालो। मैं ये बार बार बोल रहा था कि तुम लोग गलती करोगे इसी चीज पे। यहाँ तुमसे क्या पूछा है?
फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय द इंक्लाइन प्लेन। कौन सा फोर्स इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे लगा रहा है? तो कांटेक्ट फोर्स ही तो लगा रहा है। याद रखो इसका कंपोनेंट इधर mg cos, इधर कंपोनेंट mg sin थीटा। ये फिक्शन मान ली इधर, ये फिक्शन। अभी जब बोल रहा है कि ये ब्लॉक स्टेशनरी है, तो जब ब्लॉक स्टेशनरी रहता है तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल फोर्स mg sin mg sin theta. फोर्स के बराबर होता है। और एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे क्या है? बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है? mg sin theta। तो सर फ्रिक्शन हो गया mg sin थीटा और नॉर्मल हो गया mg cos थीटा। तो तुम्हें सब ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन तुमसे पूछा क्या है? कांटेक्ट फोर्स पूछा है। तो अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये क्या है? ये क्या आएगा? mg तो आएगा mg sin स्क्वायर थीटा प्लस mg cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। 1। हाँ। डाउट है किसी को? नो। पूरा पूरा इसको यस। नेक्स्ट किसी बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, एंगल ऑफ ये मिडिल टर्म में एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये बार पूछे गए। यदि क्वेश्चंस आएगा तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है वो तुमसे पूछेगा। चलो याद रखो, इसका डेरिवेशन तुम लोग खुद से कर सकते हो। मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, मास m। अब एंगल ऑफ रिपोज होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। सर एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं पहले। ये देखो यहाँ पे, सब यहाँ पे स्क्रीन पे देखो। अभी ये कैसा प्लेन है? अभी ये मैं बुक कैसे पढ़ रहा हूँ, ये कैसा प्लेन है? ये प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन। मान लो इसमें मैंने एक ब्लॉक, इसमें मैंने एक ब्लॉक ऐसे यहाँ पे रख दिया। ये ब्लॉक मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब क्या कर रहा हूँ? इसको इंक्लाइन प्लेन बना रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ? धीरे 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 क्या कर रहा हूँ? मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इस बुक का कुछ फ्रिक्शन होगा, तो ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है? mg इसके mg को ये फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर दे रहा है। लेकिन क्या कर रहा हूँ? मैं धीरे 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 एंगल बना रहा हूँ, धीरे 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 एंगल बना रहा हूँ, धीरे धीरे एंगल बढ़े, ये स्लाइड करना चालू किया। फिर से देखिए, जैसे 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 मैं एंगल बढ़ा रहा, एंगल बढ़ा रहा, एंगल बढ़ा, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि तुरंत स्लाइड करेगा। तो सर वो एंगल जब ब्लॉक स्लाइड करेगा, वैसे एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। तो कौन सा एंगल? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल इंक्लाइन प्लेन का जिस एंगल पे कोई भी ब्लॉक यदि उस पे रखा हुआ है तो वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। स्लाइड करना क्या कर जाए? जस्ट बिगिन टू स्लाइड। ये स्लाइड कर जाने का नहीं, मतलब मैं जैसे जैसे इसको ऊपर कर रहा था, एक ऐसा एंगल आया था कि ये क्या है, ये ऐसे जैसे क्या, ये स्लाइड करना चालू किया। तो वो एंगल जब ये ब्लॉक क्या करे, ये ब्लॉक इस स्लाइड करना शुरू करे, करना चालू कर जाए, वैसे एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। तो ये पहले रिपोज क्या होता है, उसके बाद फिर मैं इसके कैलकुलेशन पार्ट में जाऊंगा। क्या एंगल ऑफ रिपोज समझ में आया कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? हाँ सर। पहले मैं हिंदी में समझ देता हूँ, फिर तुम्हें डेफिनेशन लिखा दूंगा। कौन एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? सर वो एंगल किसका? इंक्लाइन प्लेन पे जब उसपे कोई ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने के लिए चालू हो जाए, या वो एंगल जो ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करे। ठीक है, इसका डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करो, एफडी बना वो mg cos, इधर mg sin, इस साइड फ्रिक्शन, इस साइड फ्रिक्शन ऊपर और नॉर्मल नॉर्मल।
तो क्या है, सबसे पहला क्या लिखते हैं, नॉर्मल फोर्स कितना है, नॉर्मल फोर्स है mg cos थीटा के बराबर। एफ मैक्स कितना है, म्यू इनटू नॉर्मल, म्यू mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी पे mg sin। तो याद करो एंगल ऑफ रिपोर्ट कौन सा एंगल था सर, वो एंगल जब बॉडी स्लाइड करने के लिए चालू हो जाए। तो याद करो जब बॉडी स्लाइड कर रहा है तो बॉडी पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, mg sin थीटा लगेगा या म्यू mg cos थीटा। म्यू एमजी सर। जब मैं ऑलरेडी तो ये दो चीज याद रखो, जब बॉडी रेस्ट पे है और एफ एक्सटर्नल के वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ मैक्स से कम होनी चाहिए। तो बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है वो किसके बराबर होती है, ये एफ एक्सटर्नल के। एफ एक्सटर्नल। बॉडी यदि मोशन में है, बॉडी यदि मोशन में है तो इसका कंडीशन कब होता है, जब एफ एक्सटर्नल का फोर्स एफ मैक्स के बराबर होता है। बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, एफ मैक्स के। एफ मैक्स। ये दो चीज मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, तो तुम्हें ये चीज तुम्हें दिमाग में बैठा होना चाहिए कि यदि बॉडी मोशन में कर रहा है तो बॉडी पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तो जितना फ्रिक्शन की औकात है, मैक्सिमम वैल्यू जितना फ्रिक्शन लग सकती है उतना ही तो लगेगा। तो सर बॉडी यदि मोशन पे है तो कंडीशन क्या है, यदि जस्ट मोशन पे है, जस्ट एंगल ऑफ रिपोर्ट क्या है, जस्ट मोशन पे है, मतलब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ मैक्स। क्योंकि उसने जस्ट स्लाइड करना चालू किया, जस्ट स्लाइड करना, जैसे 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 वो एंगल ऑफ रिपोर्ट से ज्यादा हो जाएगा तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एफ मैक्स से ज्यादा हो जाएगा। तो अभी जस्ट उसने स्लाइड किया तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ मैक्स के बराबर है। तो बराबर करो, एफ एक्सटर्नल कितना है, mg sin, एफ मैक्स कितना है, म्यू mg cos। तो यहां से mg क्या हुआ, ऊपर गया, यहां से tan थीटा का क्या आ गया, tan थीटा का क्या आ गया, म्यू। ये कंडीशन का देखा दिखा लग रहा है ऐसा कुछ, ये 3 बार अभी तक Yes, angle of friction. हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज। फिर मिनिमम फोर्स कितने एंगल पे लगा है वो कंडीशन आ गया, और एंगल ऑफ रिपोज भी आ गया। तो यहां से एक लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं सर, एंगल ऑफ रिपोज इसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिपोज इसके बराबर है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ Friction. ये कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड फ्रिक्शन। ये लिख लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। डेफिनेशन लिखा दो या खुद से लिख लोगे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, डेफिनेशन लिखा दूं या लिख लोगे अपने से, लिख लेंगे चल कोई नहीं, एक लाइन का मैं लिखा देता हूँ। सर लिखा दो ना। हाँ लिखा देता, एक मिनट ये लिख लो फिर मैं लिखा देता हूँ। समीक्षा आई है, Yes, sir, done. समीक्षा नहीं आई ना आज, आई। अच्छा आई है, तुम कहाँ छुप के बैठी थी, हम खोज रहे थे तुमको, कहाँ चली गई तुम हमको छोड़ के। रोज हूँ मैं। अच्छा तुम है यहाँ पे, हम नहीं देखे ना तुमको, तुम छुप के बैठ जाती है ना। लिख लिए इसको, Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो इसका डेफिनेशन लिख लो, मैं लिखा देता हूँ। क्या है एंगल ऑफ रिपोज, क्या है, तो इट इज द, इसको कभी कभी एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग कौन सा बुक में लिखा हुआ रहेगा, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग लिखा रहेगा, एससी वर्मा और एसचंद में पढ़ोगे तो एंगल ऑफ रिपोज लिखा रहेगा। यदि अरिहंत का कोई बुक पढ़ता होगा तो उसमें भी एंगल ऑफ रिपोज लिखा होगा, और यदि हाँ सर। एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स में कभी कभी नाम होते हैं। तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग में यदि पढ़ोगे तो ये मत सोचना कि वो एंगल ऑफ रिपोज नहीं है या कुछ नया टर्म है, इन दोनों को कभी कभी एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं या कभी एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं।
तो एंगल ऑफ स्लाइड क्या है? इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसका किसका इंक्लिनेशन? ऑफ ए प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हमेशा इंक्लाइंड का नहीं होता, मतलब कोई भी प्लेन हो और उसका एंगल ऑफ ए प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या है कंडीशन? such that the body placed on the surface starts, yeah, just begins to slide, such that body just starts sliding, just starts sliding। ठीक है, अब इस पे तुमसे क्वेश्चंस कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है? बोलेगा थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मान लो थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और अल्फा एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड, फाइंड आउट द relation between theta and alpha। ऑप्शन से दिया रहेगा theta plus alpha is equal to 180 degree, theta minus alpha is equal to 90 degree, theta is equal to alpha और theta is equal to 45 degree। बता कौन सा ऑप्शन होगा? C. थर्ड ऑप्शन, थीटा इज इक्वल टू Third अल्फा। option C. आ जाए तो ऐसा डर मच जाना कि ये कुछ नया है। तो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, रखो ना इसको। Yes sir. सर एक मिनट, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। बाद मैं कुछ बोलूंगा तब तो आवाज आएगा। तुम लोग लिख लिए तो बोलोगे, तब तो मैं दूसरा बोलूंगा ना कुछ। हाँ सर, हाँ लिख डन लिया। सर। मान ले एक ब्लॉक है 10 kg का, एक ब्लॉक है 10 kg का, ये सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका 0.5, इसका सरफेस ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.5। इस पे इस ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये ब्लॉक कितने से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन है फाइंड आउट द डिस्टेंस, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक before coming to rest, before coming to rest। बताओ।
बताएं आंसर कितना आएगा? ऑप्शन दो ना। चलो यहाँ देखो, यहाँ से ये तुम लोग 50। सर ये वैसे वाला है क्या, मतलब वो 50। वेलोसिटी फ्रिक्शन ऑपोजिट नहीं लगेगा? यहाँ से थोड़ा सा एक नया चीज है। सर 50। कितना आ रहा है? सर 10 मीटर 10 हाँ 10 मीटर सही आंसर है, 10 मीटर सही आंसर है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा काइनेमेटिक्स यूज हो रहा है। कैसे? अब यहाँ पे देखो, मान लो एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है, उसके पास फ्रिक्शन है। तो यदि ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और बोला कि ब्लॉक यदि रुक जा रहा है, तो कब रुकेगा ब्लॉक? जब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा हो। ऐसे सोचो, काइनेमेटिक्स में याद करो, पलटी मारने वाला सवाल कराया था। ब्लॉक आदमी पलटी कब मारता था या ब्लॉक कब रेस्ट करता था? जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कब हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी तो ये ब्लॉक जाके रेस्ट रुकेगा। तो अभी इस ब्लॉक में चल रहा है, तो इस ब्लॉक में एक्सीलरेशन कितना है, कितना से ये डी एक्सीलरेट कर रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे? एफबीडी बनाओ ना। सब यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो पहले सबसे पहला है कि एफबीडी बनाना सीखो। एफबीडी इसका एमजी और नॉर्मल और कौन सा? तो ये ब्लॉक यदि उधर चल रहा है तो अलग से कौन सा फोर्स आएगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लेफ्ट साइड। अब याद करो फिर से सेम चीज, सेम कहानी फिर से रिपीट हो गया। यदि बॉडी चल रहा होता है तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? जितना मैक्सिमम लग सकता है। यदि बॉडी मोशन पे है तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? जितना बॉडी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। तो ये F किसके बराबर होता है? 5 के बराबर। F max के बराबर। और F max किसके बराबर होता है? म्यू mg के बराबर। तो नॉर्मल कितना है? mg, तो म्यू इनटू mg लिखा हूं मैं। F max किसके बराबर हुआ? म्यू इनटू mg। 5। सोचो कि मुझे इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है, तभी तो मैं लगा सकता हूं कि कितने से डी एक्सीलरेट हो रहा है। तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? इस डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन भी किधर होगा? इसी डायरेक्शन में, तभी तो वेलोसिटी और अपोजिट डायरेक्शन में आया। ये फ्रिक्शन के कारण ही तो बॉडी रुक रहा था। तो ये फ्रिक्शन क्या कर रहा था? बॉडी को डी एक्सीलरेट कर रहा था। बॉडी को क्या कर रहा था? डी एक्सीलरेट कर रहा था, तभी तो बॉडी रुकेगा जाके। तो कितने से डी एक्सीलरेट कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो अब एनएलएम में आ जाओ। न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बताया था कि बॉडी पे जितना भी नेट फोर्स पड़ता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो लगाओ, बॉडी में नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो सब बॉडी में नेट फोर्स यही तो लग रहा है, म्यू mg। ये किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर। तो m m e का वैल्यू क्या है? तो कभी भी ये फॉर्मूला याद रखोगे तो ज्यादा हेल्प करेगा। कभी भी कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यदि वो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो कितने से डिस्लेट करेगा? तो म्यू जी से। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तुमसे ए का वैल्यू दे देगा, बोलेगा म्यू का वैल्यू बताओ। ए का वैल्यू दे देगा, म्यू का वैल्यू बताओ। तो इसको याद कैसे रखना है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यदि एक ब्लॉक रखा हुआ है और यदि वो ब्लॉक चल रहा होगा तो वो कितने से डिस्लेट करेगा? म्यू जी से। कितने से? म्यू जी। तो कितने से डिस्लेट कर रहा है? म्यू कितना था? 0.5 इनटू 0.5 into 10. सर फिर 5 आता है ना, 5 मीटर पर सेकंड। से डिस्लेट कर रहा है। अब क्या लगा रहा है? इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड भी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस कवर किया? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर स्क्वायर प्लस y। v कितना है? 0। u कितना है? n स्क्वायर प्लस 2a। a का वैल्यू कितना होगा? +10 या +5 या -5? -5 माइनस। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट है, तो ये डिस्प्लेट कर रहा है, तो -5 इनटू s। ऐसा कितना है? ऐसा वैल्यू कितना आएगा? 10 मीटर। ऐसा वैल्यू कितना आएगा? 10 मीटर।
रब करो इसको, रब करो इसको, रब करो इसको। Yes, sir. अब यही ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ये एंगल कितना है 37 डिग्री, ये एंगल कितना है 37, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5। क्वेश्चन फिर से वही है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। Four. कितना आ रहा है 5 मीटर, 5 मीटर, 5 आएगा। हाँ सर 5 मीटर। आएगा 5 मीटर। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि फिजिक्स के कहीं भी सवाल पे अटको तो सबसे पहला है कि एफडी बनाना सीखो। नहीं समझ में आ रहा है कि किधर कैसे होगा तो एफडी बना लो ना, बनाओ एफडी। तो mg cos 37, इधर mg sin 30। इसमें किसी को डाउट है तो अभी भी बोल दो मेरे को, ये दोनों में कंपोनेंट कैसे मैं डायरेक्ट लेता तो डाउट नहीं है ना किसी को। यदि डाउट आ रहा है तो यदि घर के अगल बगल में यदि जहर मिलता होगा तो लाके मुझे दे देने का, क्योंकि ऐसा मैं कम से कम 100 बार कर चुका हूँ। नॉर्मल फोर्स ऊपर, नॉर्मल फोर्स ऊपर। फिर ये ब्लॉक सरफेस कैसा है, नीचे किधर इंक्लाइंड, फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे Opposite. Opposite उसके अपोजिट, हाँ opposite उसके mg sin अपोजिट। theta. फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा mg sin 37 के अपोजिट, ठीक है। हाँ बराबर। नहीं नहीं इसी की तरफ लगेगा। नहीं opposite. नीचे लगेगा, नीचे लगेगा क्योंकि उधर बॉडी ऊपर भी जा रहा है ना 10 मीटर पर सेकेंड। इसलिए तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैंने पूछा कि mg sin 37 के अपोजिट। मैं ये तुम्हें क्लास में भी बताया था कि फोर्स के अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है, ब्लॉक जिधर चल रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स। उसके अपोजिट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, नीचे के साइड लगेगा सर, मैंने पहले ही बोला था। बच्चे को जो डाउट है कि mg sin 37 के अपोजिट से लगेगा वो गलत है। याद करो फ्रिक्शन फोर्स का डेफिनेशन क्या था, इट ऑलवेज एक्ट्स टू अपोज द मोशन। तो मोशन बॉडी का किधर हो रहा है, बॉडी उधर चल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे। किधर लगेगा, नीचे। ठीक है, अब सॉल्व करो। और एक्सेलरेशन भी उसी साइड होगा, नीचे के साइड। ब्लॉक रुकेगा, अभी तो ब्लॉक रुकेगा। तो अब यहाँ पे बताओ, यदि ब्लॉक चल रहा होता है तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, जितना मैक्सिमम लग सकता है। तो F किसके बराबर होगा,
फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, एफ मैक्स के बराबर, F max is equal to u mu mg. cos 37। अब यहाँ ध्यान से देखो कि नीचे के साइड में दो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे, तो सर बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg sin 37 प्लस फ्रिक्शन फोर्स प्लस, तो mg sin 37 प्लस म्यू mg cos 37। ऐसा किसके बराबर होता है, एफ नेट होगा सर मास इनटू एक्सीलरेशन, ये m ये m ये m, ये वैल्यू कितना है, g sin 37 प्लस म्यू g cos 37। सॉल्व करो कितना आ रहा है, ये आएगा 10 आएगा 10। ये आएगा 10, ये आएगा 10 आता है. ये कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब बॉडी किधर एक्सीलरेट कर रहा है, बॉडी इस साइड एक्सीलरेट कर रहा है ईस्ट, और बॉडी मूव किधर कर रहा है इधर से, तो कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v 0 u 10 स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू प्लस 10 या माइनस 10, a का वैल्यू माइनस minus 10, ऐसा वैल्यू कितना आया, ऐसा वैल्यू कितना आया, किसी को डाउट है इसमें, No sir, no doubt. रब करो इसको, रब करो। Yes sir. एक मिनट सर, एक मिनट। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो मेरे से, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो मेरे से। No sir, no doubt. इसी क्वेश्चन में no sir, no doubt. मेरे को ये बताओ कि फाइंड द टाइम एट विच इट विल कम टू रेस्ट, इसी का सेकंड पढ़ लेते हैं, फाइंड द टाइम एट विच द ब्लॉक विल कम टू रेस्ट, बताओ मुझे, इसी का सेकंड पढ़ लेते हैं। 1 second. 1 second. 1 second. फाइंड द टाइम इट विल कम टू रेस्ट मतलब क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस 80 लगा, v इक्वल टू u प्लस 80, v 0 u 10 a माइनस 10, t का वैल्यू कितना आ गया 1 सेकंड, t का वैल्यू कितना आ गया 1 सेकंड। किसी को डाउट है इसमें, No sir. एक ब्लॉक रखा हुआ है एक ट्रॉली पे, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस ट्रॉली को हम कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन दें ताकि ये ब्लॉक क्या करे, ये ब्लॉक इस पे स्लाइड ना करे, ताकि ये ब्लॉक इस पे स्लाइड ना करे। ऑप्शन दे दो,
ऑप्शन दे दूं? हाँ सर दे दो। हाँ सर। बता जल्दी। इसमें सोचने के क्या है इतना, ये तो ऐसे तुरंत अभी बता ही तो दिया मैंने। म्यू जी। म्यू जी। म्यू। म्यू जी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना लगता है? म्यू जी तो लगता है। याद करो मैंने क्या बताया था कि यदि कोई भी ब्लॉक यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है उस पे यदि फ्रिक्शन है उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? म्यू जी के बराबर। उसका कितना होता है? म्यू जी के बराबर। तो क्या पूछ रहा है कि कितना इसको एक्सेलरेशन हम ये दे दें ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पे रखे। तो यदि मैं इतना ही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक पे रख दूं तो क्या होगा? ये ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा ना, फिर तो ये ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं। ये यस। माइनस की जाएगा तो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगी ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा? कितना दे? म्यू जी के। म्यू जी। म्यू जी। ये इतना आसान क्वेश्चन इतना सोचना क्यों पड़ रहा था तुम लोग को? रखो ना इसको। तुम लोग रिवीजन हाँ सर। हाँ सर। किया तुम लोग? कि चलो एक क्वेश्चन बताओ कितना रिवीजन किया, कितना याद है तुमको? किसका रिवीजन? फ्रिक्शन का। ये कल का एग्जाम में फ्रिक्शन। हाँ हाँ हाँ। तो वो क्वेश्चन देने से पहले मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे देता हूं, क्या होता है? ये क्वेश्चन जल्दी बताओ, टाइम मत लगाओ। ये क्वेश्चन अभी दिया था, बोला था कि ये ब्लॉक को यदि चलेगा तो कितना फ्रिक्शन होता है इसका? एक्सेलरेशन कितना होता है? म्यू जी के बराबर। तो मान लो ये ब्लॉक किसी इधर चल रहा था तो कितने टाइम के बाद ये रुकेगा? कितने टाइम के बाद ये रुकेगा? ये ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। मैं बोलो कि कितने टाइम के बाद ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा? दिव्या। हाँ सर। हाँ। V by म्यू जी। V by म्यू जी खत्म। ये हाँ। वी बाय म्यू जी। ऐसा क्वेश्चन करा दिया था। यहाँ पे वहां पे एक्सेलरेशन दिया रहता था, यहाँ पे एक्सेलरेशन खुद में खुद आएगा। कैसे? ये ब्लॉक यदि आगे मूव करेगा तो फ्रिक्शन को कितना लगेगा? पीछे। और फ्रिक्शन का अपोजिट। किधर आएगा? पीछे। और एक किसके बराबर आएगा? म्यू जी के बराबर। याद करो पलटी मारने का सवाल ऐसा कराया था कि हाँ। वो V से जा रहा है और A से डिसलेट कर रहा है तो कितने टाइम के बाद पलटी मारेगा? तो पलटी मारने का मतलब क्या हुआ? वो ब्लॉक रेस्ट पे आता था तो कितने टाइम के बाद रेस्ट पे आएगा? V प्लस AD। अभी तो जस्ट इससे पहला इंक्लाइन वाला यही क्वेश्चन तो किए थे ना अभी। U कितना है? V हाँ। प्लस म्यू जी dt। तो टाइम हमें कितना आ जाएगा? V by म्यू जी। ये क्वेश्चन क्या था? हाँ। किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से। नो नो सर। सर नो डाउट। नो सर नो डाउट। कल एग्जाम है इसलिए मैं टफ टफ क्वेश्चन आज नहीं करा रहा था कि तुम डिमोटिवेट ना हो जाओ। मंडे को फिर अच्छे से कराना चालू करूंगा। चलिए ये क्वेश्चन कर फिर मुझे समझ में आएगा कि तुमने कितना रिवीजन की हो। ठीक है। क्वेश्चन है कि एक 60 केजी का एक ब्लॉक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। 60 केजी इज पुश्ड horizontally with a
कांस्टेंट फोर्स। एक 60 केजी का ब्लॉक है, उसको हम पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से, और ताकि ये क्या करे, ये ब्लॉक चलना चालू कर जाए। और ये ब्लॉक क्या है, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स इतना ज्यादा सफिशिएंट है कि ये ब्लॉक को चलने के लिए हेल्प कर जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनाऊं, 60 kg is pushed horizontally with a constant force। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द, find the acceleration of the body। क्या लिखा है? क्या क्या बोली अमिता, क्वेश्चन है a 60 kg, के बाद डिक्टेट करो। a 60 kg is pushed horizontally with a constant force just enough to start it moving along the horizontal plane, and the same force acts throughout the motion if the static and kinetic coefficient of friction is 0.5 and 0.4। find the acceleration of the, उद्धव पाटिल वीडियो ऑन करो अपना, अरविंद। फोर आएगा, 4। नहीं गलत है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला ये आंसर, किसने बोला ये आंसर, सर मैंने बोला। कौन, श्रेया गोडविंदे। तो सही है ना फिर। सही है, सही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही आंसर है। क्यों, सोचो जरा, बाकी लोग जो नहीं सोच पा रहे हैं सोचो। ब्लॉक को जस्ट स्टार्ट करने से पहले कैसा फोर्स लग रहा है, तो एफ मैक्स, जब ब्लॉक जस्ट स्टार्ट, तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होता था, एफ मैक्स के बराबर होता था। और यदि ब्लॉक फिर चलना चालू कर गया, तो जब ब्लॉक चलना चालू कर जाता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इसी पे तो क्वेश्चन था। यहाँ देखो 1 आता है 7। ये ब्लॉक है, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.5, इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 0.6। अब क्या बोल रहा है, जस्ट स्टार्ट हो जाए चलने के लिए। एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स है, ये फोर्स इतना लगाए कि ये ब्लॉक क्या करे,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर नहीं आ रही, किसका तो भी ऑडियो ऑन है। एक मिनट सब लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लो। अब याद रखो, ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक ब्लॉक है 60 केजी का, हम इसमें कितना फोर्स लगाएं कि ये ब्लॉक चलना चालू कर जाए। तो याद करो, जस्ट चलने के लिए एफ एक्सटर्नल का वैल्यू एफ मैक्स के बराबर होता है। जस्ट चलने के लिए, ये ब्लॉक जस्ट चालू हो जाए, तो जस्ट चलने के लिए क्या होगा, ये एफ किसके बराबर होगा, ये एफ हो जाएगा एफ मैक्स के, एफ मैक्स के बराबर। और जब बॉडी चलना चालू कर जाएगा तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कितना लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक। जब ये बॉडी चलना चालू कर जाएगा तो बोल रहा है कि बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये दो फोर्स का वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, एफ मैक्स का वैल्यू कितना होगा, तो म्यू एस इनटू नॉर्मल 240 240 240 और एफ का ये वैल्यू इंटू 4 0.4 सर। हाँ कितना हो गया, एफ मैक्स माइनस एफ के। एक्सेलरेशन कितना हो गया, एफ मैक्स माइनस एफ के बाई, मतलब 0.5 माइनस 0.4 इंटू 60g बाई 1 मीटर। किसी को डाउट है तो बोलो इसमें। ये क्वेश्चन से यही समझ में आता है कि ये तुम्हें याद होना चाहिए कि जब बॉडी चलने लगता है तो कभी भी ये दो चीज दिया रहे तो तुम्हारा दिमाग खटक जाना चाहिए कि साला मेरे को फंसाने के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा। बॉडी जब चल रहा है तो कैसा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। इस पे मैंने बेस्ट क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस कराया था, मैं बोल रहा था देखिए नोट करके लिख लेना कि जब बॉडी चलने लगता है तो कैसा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। रब करूं इसको, रब करूं इसको। हाँ थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन, यस सर। थोड़ा सा हल्का सा अच्छा क्वेश्चन करें एक। यस सर। बच्चा वाला कराऊंगा अभी, फिर से एक दो और क्वेश्चन कराऊं ऐसा बच्चा वाला, एक दो क्वेश्चन और ऐसा बच्चा वाला कराऊं या एक अच्छा सवाल कराऊं, ये बताओ तुम लोग। अच्छा वाला करो। अच्छा करा। एक चेन है जो एक टेबल पे ऐसे लटका हुआ है, एक चेन है जो इस टेबल पे ऐसे लटका हुआ है, कुछ पोर्शन उसका अपर पार्ट पे है और कुछ पोर्शन उसका हैंग कर रहा है। ठीक है, मुझे पता नहीं कि कितना हैंग कर रहा है और कितना टेबल पे, लेकिन मुझे क्या पता है, ये चेन का टोटल मास और लेंथ पता है। इस टोटल चेन का मास कितना है, इस टोटल चेन का मास है m और लेंथ कितना है टोटल l। मतलब टोटल लेंथ मतलब क्या होगा, यहां से पूरा यहां तक का लेंथ l पता है मुझे। ये यहां पे कितना पोर्शन है वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे पता लगाना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले ये समझ में आया कि मैं क्वेश्चन में भी क्या बोला कि एक चेन है जो एक टेबल पे ऐसे हैंग किया हुआ है, कुछ पोर्शन टेबल के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और कुछ पोर्शन टेबल के वर्टिकल पोर्शन पे हैंग कर रहा है। मतलब तो मैं बोलूं कि कितना पोर्शन चेन का मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखूं ताकि ये चेन स्लाइड ना करे। फाइंड द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड सो दैट द चेन विल नॉट स्लाइड। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ चेन, कहां पे, find the minimum length of the chain so that it will not slide. So that find the minimum length of the chain on the horizontal surface
that the chain will not slide. ये स्लाइड क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस टेबल पे फ्रिक्शन है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? न्यू। इस टेबल पे फ्रिक्शन। बताओ, ये सेम ऐसा, ये पता है ये क्वेश्चन किस टाइप का है? याद करो, तुम्हें रोप का सवाल कराया था कि एक्स लेंथ पे कितना टेंशन होगा, तो एक तरीका बताया था कि कैसे उसमें फाइंड करते हैं कि कितना कितना मास होगा। कैसे बताया था उसमें कि मुझे पता नहीं है, तो क्या कर लो, कोई भी एज्यूम कर लो कि मान लो एक्स लिंक पार्ट लटका हुआ है, तो कितना पार्ट ऊपर हॉरिजॉन्टल पे, तो एल माइनस एक्स पार्ट। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ ध्यान दो सब लोग यहाँ ध्यान दो, सॉल्व नहीं होगा तुम लोग से। सब लोग यहाँ ध्यान दो, सॉल्व नहीं होगा तुम लोग से, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दो। ये सेम क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ, यही सेम क्वेश्चन जब वर्क पावर एनर्जी बताऊंगा उस टाइम पे तुम्हें ये चीज नहीं पूछूंगा, ये चीज ऑलरेडी मैं अभी बता दे रहा हूँ। यदि वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे तुम्हें वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पूछूंगा। अभी मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कितना मिनिमम लेंथ होना चाहिए। चलो यहाँ देखो, मुझे पता नहीं है सर कितना मिनिमम लेंथ होना चाहिए, तो मुझे नहीं पता है तो क्या कर लो ना, मैं एज्यूम करूंगा कि सर मान लो ये लिंक x, एक्स लिंक लटक रहा है, तो कितना लिंक ऊपर रखा होगा? L माइनस एक्स, L माइनस एक्स। किसी को डाउट है ये चीज समझने में कि L माइनस एक्स कैसे आया? चलो नो सर। ये कितना होगा सर? ये लिंक होगा L माइनस एक्स, L माइनस। अब सोचो कि टोटल इस चेन का मास कितना होगा? ये ब्लॉक स्लाइड, ये चेन स्लाइड क्यों नहीं करेगा? सोचो जरा। तो सर ये वाला चेन स्लाइड तब नहीं करेगा जब ये चेन जो ऐसे रखा हुआ है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? पीछे का साइड, ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? पीछे का साइड। और इस फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर लेगा? यदि ये फ्रिक्शन फोर्स इतना पोर्शन के वेट को यदि बैलेंस कर ले, तो क्या फ्रिक्शन, ये ब्लॉक, ये चेन स्लाइड करता है? कॉमन सेंस की बात है। यदि सर यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग, यदि ये इतने वेट को यदि बैलेंस कर ले, तो क्या ये चेन स्लाइड करेगा? ये चेन स्लाइड किसके वजह से? नहीं करेगा। वेट की वजह से तो करेगा। यदि क्या चेन को हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखते तो वो स्लाइड करता है? नहीं। उसको धीरे धीरे नीचे ले जाते तो इस वेट के कारण वो तो स्लाइड करता है। ये चीज दिमाग में आ रहा है कि स्लाइड क्यों करता है सबसे पहले? हाँ या ना? हाँ सर। तो ये चेन सर स्लाइड कब नहीं करेगा? जब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसके वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स इतने वेट को यदि बैलेंस कर ले, तो क्या होगा? चेन स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, इतना का वेट कितना होगा? एक्स लेंथ का वेट कितना होगा? तो फिर से वही रुपया वाला काम कि 10 रुपया में एक चॉकलेट, 1 रुपया में कितना चॉकलेट, कैसे निकालते थे? याद करो, L लिंक में कितना मास था? M मास। M मास, M by L, लिंक में कितना मास होगा? M by L, M by L into X। into x। तो इसमें कितना, इसका कितना मास होगा? तो इस वाले पोर्शन का मास कितना होगा? M by L into x। और इस वाले चेन का कितना मास होगा? तो M by L into L minus x। यदि मैं पूछूं कि बताओ L minus x का कितना मास होगा, तो यही चीज तो करोगे, M by L into L minus x, यही चीज तो करोगे। L minus x। हाँ। ठीक है, किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। किसी को डाउट है अभी तक? No, sir, no doubt. नो। सर मैं कंडीशन क्या है कि यदि फॉर चेन नॉट टू स्लाइड, कंडीशन क्या है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किसके वजह से? हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ चेन। किसको बैलेंस कर ले? किसको बैलेंस कर ले? वेट ऑफ द हैंगिंग चेन को बैलेंस कर ले, तभी तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। किसको बैलेंस कर ले? वेट ऑफ द हैंगिंग
चेन। ये कंडीशन क्या लिखा ये समझ में आया, तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये चीज समझ में आया, ये मैं समझाने का हाँ नहीं सर। बात है कि ये चेन स्लाइड कब करेगा, जब इतने पोर्शन का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इतने वेट को बैलेंस कर देगा, तभी तो स्लाइड नहीं करेगा। यदि ये फिक्स ये वाला वेट ज्यादा हो गया तो क्या होता था, ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। तो स्लाइड नहीं करेंगे क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस कर जाएगा, किसको बैलेंस कर जाएगा, Weight of the हैंगिंग पार्ट के hanging वेट को। हैंगिंग पार्ट हैंगिंग। ये बैलेंस कर जाए मतलब एफ ओरिएंटल कितना होगा, सॉल्व करो, तो म्यू इनटू नॉर्मल इज इक्वल टू वेट ऑफ द हैंगिंग चेन कितना आया, तो m/l इनटू। अब नॉर्मल फोर्स कितना है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स कितना है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स कौन सा लेंगे, mg, या नॉर्मल फोर्स क्या होगा, mg होगा, हाँ या नॉर्मल फोर्स mg होगा, नहीं सर। नहीं 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 सर फ्रिक्शन। बाई l माइनस एक्स। तो नॉर्मल फोर्स मैं इसी पोर्शन का तो लूंगा, मैं फ्रिक्शन कितने पोर्शन हाँ का ले रहा हूँ, तो नॉर्मल में मैं उतने पोर्शन का ही तो लूंगा। तो नॉर्मल कितना हो गया, m/l l माइनस x minus x into m. n minus x into m/l l माइनस x g is equal to m/l x, m/l। यहाँ से सॉल्व करो, ये m/l ये m के बराबर आएगा, m/l निकल गया, ये g निकल गया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x is equal to mu l minus x, तो mu l minus mu x, तो x plus mu x is equal to mu into, तो x is equal to mu l 1 plus x का वैल्यू कितना आया, mu l 1 plus। देखिए मुझसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल पोर्शन का कितना लिंक ऊपर रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन कितना है, l माइनस x है। तुमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, l माइनस x का वैल्यू पूछा था कि फाइंड द मिनिमम लिंक केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। ये x हमारा कौन सा है, ये तो x आया हैंगिंग पोर्शन वाला, तो हॉरिजॉन्टल पे कितना है, तो l माइनस x है, तो l माइनस x, l x का वैल्यू कितना है, म्यू l बाई 1 प्लस, सॉल्व करो, l प्लस म्यू l माइनस म्यू l 1 प्लस म्यू, आंसर कितना आ गया, किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है इसमें, नो सर नो डाउट। रब करो इसको फिर, सर आपका स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। मेरा स्क्रीन ब्लर दिख रहा है, मेरा स्क्रीन तो ब्लर नहीं दिख रहा है मेरे को, किसी को डाउट है इसमें, नो सर। नो सर। सर ब्लर दिख रहा है। अर्पिता 1 मिनट अपना कैमरा ऑफ करो और ऑन कर ले, किसी को डाउट है फिर इसमें, भी ब्लर दिख रहा है। फिर अर्पिता तेरा नेट का प्रॉब्लम है, सभी बाकी लोग को, नहीं सर। दिख रहा है। सभी लोग को ब्लर दिख रहा है, नहीं सर। नहीं सर दिख रहा है। फिर जिसका नेट का इशू है उसी को थोड़ा ब्लर दिखेगा। रब करो इसको, यस सर। हाँ सर। हाँ सर। कोई यदि ऐसी वर्मा सॉल्व करता होगा तो ऐसी वर्मा का ये क्वेश्चन था, यदि कोई ऐसी वर्मा सॉल्व करता होगा तो ये ऐसी वर्मा का क्वेश्चन था फ्रिक्शन का।
दो इंक्लाइन प्लेन है, पहला इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है और दूसरा इंक्लाइन प्लेन रफ है। इस ब्लॉक को इस पॉइंट पे लोएस्ट पोर्शन पे आने के लिए टाइम लग रहा है t1। इस केस में इस ब्लॉक को लोअर पार्ट पे आने के लिए टाइम लग रहा है t1 और वेलोसिटी लग रहा है जब यहाँ पे जब आता है, इस केस में रेस्ट से चालू होगा, इस केस में भी रेस्ट से चालू होगा। तो ये ब्लॉक जब लोअर पोर्शन पे आ रहा है इस टाइम पे स्पीड है v1। सेम टू सेम ब्लॉक यदि मैं दूसरे इंक्लाइन प्लेन पे रखूं और वो इंक्लाइन प्लेन यदि रफ है तो उसको लोअर पोर्शन पे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है t2 और कितना वेलोसिटी लग रहा है v2। तो मुझे v1 v2 t1 t2 का रिलेशन बताओ, मुझे v1 v2 t1 t2 का रिलेशन बताओ। ऑप्शन दे दो तुम लोग को। हाँ सर, दोनों। तो ये एंगल मानो, सर सेकंड ऑप्शन। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल नो भी 30 डिग्री है। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन किसने बोला? जूही। कैसे सॉल्व किया बता मुझे। सर मैंने अज्यूम किया स्मूथ सरफेस पे नीचे जाएगा अगर, तो स्मूथ पे डायरेक्टली फास्ट जाएगा ना एज कम्पेयर टू रफ, इसलिए 2t1 लिया इधर का इज इक्वल्स टू t2 वो वाला किया। उसका आगे का v1 v2 का वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा दोनों इंक्लाइन प्लेन पे जाते वक्त, क्योंकि एंगल सेम है। चलो सही है। ये क्वेश्चन तो पहले डायरेक्ट देख के मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि v1 इक्वल टू v2। हाँ वही। Yes. हाँ v1 इज इक्वल्स टू v2 सेम है और ये t1 का स्मूथ है। एक मिनट जो एक मिनट, यदि कोई भी ब्लॉक है यदि मैं उसको सेम हाइट से गिराऊं तो जब नीचे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी हमेशा सेम होगा, √2gh, √2। Yes. तो ये चीज तो मैं डायरेक्ट ऐसे बिना काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से बता सकता हूँ कि ये ब्लॉक यदि फ्रिक्शन पे रखो, रफ पे रखो, जब ये नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी तो सेम होगी। तो क्या चेंज करेगा? टाइम चेंज करेगा। तो कैसे चेंज Time. करेगा? कैसे चेंज करेगा? तो पहले केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? जी साइन थीटा। साइन फर्स्ट साइन थीटा कितना होगा सर? फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन होगा E = G sin थीटा। याद करो ये तुम्हें ऑलरेडी एलएम पे निकाल के रखा था कि कोई भी इंक्लाइन प्लेन है, हाँ एक्सेलरेशन कितना होगा? G sin थीटा। नहीं समझ में आता है तो F net = मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो। नेट फोर्स कितना लग रहा है? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा = m × a, तो a की वैल्यू G sin थीटा। तो ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सर इसका इक्विलिब्रियम, तो इस पे फोर्स mg sin थीटा नीचे, इस साइड mg cos थीटा इधर, फ्रिक्शन फोर्स पीछे के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स। तो ये बॉडी यदि चल रहा होता है तो F की वैल्यू किसके बराबर होता है? Fmax के बराबर होता है। बॉडी यदि चलना चालू हो जाता है F की वैल्यू किसके बराबर होता है? Fmax के बराबर होता है। तो नीचे के डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे? mg sin थीटा - Fmax।
नीचे के डायरेक्शन पे बॉडी पे कितना फोर्स लगा है, mg sin थीटा माइनस एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो mg sin थीटा एफ मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना है यहाँ पे, म्यू mg cos थीटा, मतलब mg cos इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos। एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। तो मान लो ये a1 है तो ये a2 है, तो कौन ज्यादा बड़ा है, a1 बड़ा है या a2 ज्यादा बड़ा है, A2 a2 ज्यादा बड़ा है। a1 a2 से बड़ा है, a1 a2 से बड़ा है। तो यहां तक पहुंचने का टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का टाइम फाइंड करना है। डिस्टेंस A2 बड़ा है ना, डिस्टेंस सेम है और क्या क्या है उसने, इनिशियल रेस्ट से चालू किया। कैसे फॉर्मूला है, s ut ut plus half at। और इनिशियली रेस्ट से चालू किया है तो u का वैल्यू 0। तो टाइम का वैल्यू क्या आ जाएगा, टाइम का वैल्यू आएगा 2s by a का अंडर रूट, 2s by a का अंडर रूट। तो यहां पे ध्यान दो, किसका टाइम किसको टाइम ज्यादा लेगा, किसको टाइम ज्यादा लेगा, जिसका रफ सरफेस। जिसका एक्सीलरेशन कम हो। तो किसका टाइम ज्यादा लेगा, इस वाले का या इस वाले का, A2। T1 वाला T2 वाला ना टाइम हाँ बराबर T2 वैसे A2। T2 वाला ज्यादा ले, ज्यादा टाइम लेगा। तो T2 T2 वाला ज्यादा, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन कम है, जिसका एक्सीलरेशन कम होगा उसका टाइम ज्यादा लेगा। तो अब चेक करो किसका टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे लिख रहे हैं, v1 इक्वल टू v2 होगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। अब कौन सा ऑप्शन बचा, t1 इक्वल टू t2 का, तो दोनों सेम तो कभी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। अब कौन सा दो ऑप्शन चेक करना है, इन दोनों में, तो B और D। ज्यादा लग रहा है, किसका ज्यादा टाइम है, तो t2 इक्वल टू 2t1 है। यदि t1 को 1 सेकंड लग रहा है तो t2 को कितना सेकंड लगेगा, 2 सेकंड। तो किसका टाइम ज्यादा है, t2 का। तो कौन सा टाइम, ऑप्शन। किसी को डाउट है इसमें तो बताओ, नो सर। किसी को डाउट है इसमें तो बताओ मुझे। अच्छा एक नॉर्मल सा सर एक्चुअली हमने देख के किया तो भी चलता है ना, या इतना सब कुछ करना पड़ेगा। इतना तो मैं तुम्हें समझाने के लिए किया, यदि तुम्हारा दिमाग चलता है तो इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है। यदि हाँ सर ओके। समझाने के लिए किया तो मैं कैलकुलेटिव पार्ट से तुम्हें समझाने के लिए इतना लिखा। यदि तुम्हारा दिमाग चलता है तो तुम्हें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ सर। कंपटीशन एग्जाम में तुम्हारा सॉल्यूशन कोई नहीं दिखने वाला है, तुमने जो आंसर टिक किया है वो सही होना चाहिए बस। तुम कैसे सॉल्व किए वो कोई देखने नहीं आ रहा है, कि तुमने कहां से सॉल्व किया, क्या लगाया क्या नहीं लगाया, वो कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बता मुझे, ऐसे नॉर्मल से जनरल जीके का क्वेश्चन है। मान लो कोई आदमी चल रहा होता है, एक आदमी है ये चल रहा है, मान लो एक आदमी है ये चल रहा है, ये आदमी किधर चल रहा है, हाँ हंस मत ग्रुप पर, आदमी बहुत अच्छा है, ये आदमी माने ये आगे चल रहा है, तो उसके एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, आगे लग रहा है या पीछे लग रहा है, पीछे। यही चीज एक क्वेश्चन ये नॉर्मल सोचो कि मान लो जब तुम आगे चलते हो तो तुम्हारे पे सॉरी एक्सीलरेशन पूछ रहा हूं, तुम्हारे पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है ये बताओ, पीछे। पीछे तुम्हारे पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, पीछे की डायरेक्शन। हाँ यही तुम्हारा मिसकंसेप्ट है, यही पे तुम्हारा
मिसकंसेप्ट है। चलो यहाँ देखो, जब तुम चलते हो तो तुम अपना पैर को आगे फेंकते हो या पीछे फेंकते हो? आगे। आगे। जानवर हो आगे फेंकते हो, चलने के लिए पैर किधर चलता है? पीछे जाता है ना। पीछे पीछे। मैं इंसान की बात कर रहा हूं, जो लोग इंसान है वही लोग आंसर दें, बाकी का पता नहीं मुझे। मैं तो चलता हूं तो मेरा पैर पीछे फेंकाता है, बाकी का पता नहीं। जो लोग इंसान है वही आंसर दें। जब तुम चलते हो तो तुम्हारा पैर किधर जाता है चलने के टाइम पे? आगे जाता है, ऐसे ऐसे करके तुम तो आगे करते हो चलने के लिए, लेकिन चलने के लिए तुम्हारा पैर जमीन पर रख के किधर भागता है? आगे भागता है या पीछे भागता है? पीछे। पीछे पीछे भागता है। पीछे। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फुट पे, आगे की डायरेक्शन में फिर। डायरेक्शन में लगेगा। ये आगे तरफ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ये सर ऐसा, वो पैर का आपने क्या बोला? चलो समझाने के लिए सब लोग अपने जगह पे खड़े हो जाओ, सब लोग अपने जगह पे खड़े हो जाओ। चलते कैसे हो चलने सिखाता हूं मैं तुम लोग को। पहले चलते कैसे हो चल के बताना जरा मेरे को। जब तुम सरफेस पे चलते हो तो चलने के लिए पैर तो आगे बढ़ाते हो, लेकिन पैर तो हवा में आगे बढ़ाते हो ना। क्या हवा में फ्रिक्शन लगता है? चलने के लिए पैर आगे तो बढ़ाते हो, लेकिन वो हवा में बढ़ाते हो। लेकिन जमीन पे रख के, हाँ समझा सर, समझा। जब जमीन पे रखते हो तो पैर किधर भागता है? पीछे के साइड भागता है ना तुम्हारा, तभी तो तुम आगे चलते हो। हाँ। तो जब तुम्हारा पैर फुट जो है तुम्हारा पीछे के साइड भाग रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की। आगे के साइड। समझ में आया? हाँ। यस। अब मेरे को आधा लोग तो मिलके मेरे को गाली दे रहे होंगे, साला मेरे को नहीं पढ़ना है। कभी बोलता है कि जिधर वेलोसिटी होता है उसके अपोजिट एक्सिस में फ्रिक्शन लगता है, और इस केस में बता रहा है कि जिधर वेलोसिटी है उधर ही फ्रिक्शन लगता है। क्योंकि हम जो भी पहले क्वेश्चंस बात कर रहे थे वो वेलोसिटी, ब्लॉक पे वेलोसिटी लग रहा था। तो ब्लॉक का क्या पैर हाथ था? नहीं था ना। तो ब्लॉक पे जिधर वेलोसिटी था उधर ही ब्लॉक चल रहा था, इसलिए मैं वहां पे v के अपोजिट लगा दिए। लेकिन यहाँ तुम इंसान हो, इंसान है, तुम आगे जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा फुट चलने के लिए किधर जा रहा है? पीछे। तो याद करो फ्रिक्शन का डिफिनेशन क्या था? क्या लिखा हुआ था फ्रिक्शन के डिफिनेशन में कि इट अपोजेस द वेलोसिटी? नहीं। क्या ये लिखा हुआ था कि इट अपोजेस द फोर्स? क्या लिखा हुआ था? इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। मतलब जो बॉडी के बीच का जहां रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको वो अपोज करेगा। तो तुम्हारा फुट और जमीन का बीच का रिलेटिव मोशन किधर है? आगे के साइड है या पीछे के साइड है? पीछे के साइड है। पीछे की साइड। फ्रिक्शन फोर्स, चलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? ऐसा सोचो ना कि मान लो कोई कीचड़ में गिरे हो, तो कीचड़ में यदि मान लो तुम्हारा पैर स्लिप करता है तो आगे के साइड स्लिप करता है या पीछे के साइड स्लिप करता है? आगे। आगे की साइड। तो आगे के साइड तुम्हारा पैर स्लिप करता है। गिरते किधर हो? पीछे के साइड गिरते हो ना। पीछे। हाँ पीछे गिरते हैं। अब आया कॉमन सेंस कि कहाँ पे फ्रिक्शन कैसे लगता है? हाँ। अब हाँ सर। आधा लोग का दिमाग कंफ्यूज हो गया कि साला ये मास्टर बताना क्या चाह रहा है, वेलोसिटी का अपोजिट लगाएंगे किधर लगाएं? मैं बता सही रहा हूं, तुम सोच गलत रहे थे। ठीक है, चलो ठीक है। फिर कल के एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन देना, अच्छे से एग्जाम देना। शुरू के 2 क्वेश्चन तुम्हें स्यूडो फोर्स के मिलेंगे, बाकी सब क्वेश्चन तुम्हें फ्रिक्शन के मिलेंगे। नॉर्मल आसान सा क्वेश्चन दिया हूं, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट तुम्हें आना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब चलता है तो कैसा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। आसान क्वेश्चन दिया हूं, नेक्स्ट टाइम पे टफ क्वेश्चन दूंगा, इस बार आसान क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करना सभी लोग 100 के प्लस लाने का। चलो ठीक है, फिर ऑल ऑफ यू बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।